Hello friends, today we are going to study replication. वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसी के साथ ही उन्होंने रेप्लिकेशन की स्कीम भी प्रपोज कर दी थी. अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम डीएनए के अंदर जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें से दोनों ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क कर सकते हैं. एज अ टेम्पलेट वर्क कर सकते हैं मतलब उन स्ट्रैंड के ऊपर एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो सकता है. जैसे ही रेप्लिकेशन आगे प्रोसीड होता है उसके एंड रिजल्ट के अंदर एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन होता है. उस डीएनए के अंदर उस डुप्लेक्स के अंदर उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड होता है मतलब ओल्ड स्ट्रैंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड यानी कि डॉटर स्ट्रैंड वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है. मीन्स one old one and one the new one. So this mode of replication is a semi-conservative mode of replication. Now the question is, in the cell cycle event when this replication occurs. In the cell division there are certain phases like G1, G2, S and M. Right? So G1 is the preparatory phase and G2 is also the preparatory phase for the division, for the mitotic division or for the meiotic division, and S is a synthetic phase. So why this phase is synthetic phase? Because in this phase DNA replication occurs. यही वो phase है जहाँ पर DNA का replication होगा, जहाँ पर एक डीएनए मॉलिक्यूल अपने ही जैसी कॉपीज को फॉर्म करेगा. सो डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट इटसेल्फ, मेक्स अ कॉपी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. सो इस रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए फ्रैंकलिन एंड मीजल्सन ने, या इसको हम मीजल्सन एंड स्टॉल भी बोलते हैं. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए इन 1958. स्टार्टिंग के अंदर रेप्लिकेशन की स्टडी बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में की गई थी, यानी लाइक ई कोलाई इज द सिंपलेस्ट बैक्टीरिया. ई कोलाई में स्टडी किया बट लेटर ऑन हर ऑर्गेनिजम्स में भी इसकी स्टडी की. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ह्यूमन सेल्स और अदर सेल्स में भी इसकी स्टडी की. मीजल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया, उन्होंने ई कोलाई को लिया और इन ई कोलाइज को एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसमें नॉर्मल नाइट्रोजन की जगह उन्होंने एक हैवी आइसोटॉप लिया जो कि 15N था. जब इस मीडियम में उन्होंने ई कोलाई को ग्रो करवाया तो उन्होंने देखा कि अब जो स्ट्रैंड उन्हें मिल रहे हैं उनके अंदर ये N15 भी इनकॉर्पोरेट हो गया है. जितने भी न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड थे उनके अंदर N15 मॉलिक्यूल का एडिशन हो गया है. उनके अंदर इनकॉर्पोरेट, ऐसा नहीं है कि ओनली डीएनए में इनकॉर्पोरेट हुआ है, वो अदर जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनमें भी N15 नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो जाता है. यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हमने हैवी आइसोटॉप का यूज़ किया है ना कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप. तो यहाँ हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगी बिकॉज इट्स अ हैवी आइसोटॉप. तो यहाँ हमें डेंसिटी में डिफरेंस पता चलेगा. इसीलिए हम एक मेथड होता है जो डीएनए को डिस्टिंग्विश करता है, हैवी डीएनए को डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए. सो दिस मेथड इज नोन एज सीजियम क्लोराइड या डेंसिटी बेस्ड सेंट्रिफिकेशन. सीजियम क्लोराइड एक ग्रेडियंट फॉर्म कराता है और उसमें हम इस डीएनए मॉलिक्यूल का सेपरेशन करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने किया, स्टार्टिंग में तो उन्होंने 15N नाइट्रोजन के अंदर ई कोलाई बैक्टीरियाज को ग्रो कराया. तो उन्होंने देखा कि नाइट्रोजन जो है वो उस डीएनए मॉलिक्यूल न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड के अंदर 15N नाइट्रोजन चली गई है और उन जनरेशन को उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया. वहाँ से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और उनकी स्टडी की. उसके बाद उन्होंने उन्हीं बैक्टीरियाज को एक दूसरा मीडियम प्रोवाइड कराया जिसमें उन्होंने 14N लेबल्ड नाइट्रोजन का यूज़ किया और फिर उन्होंने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर उन्हें मल्टीपल कॉपीज मिली और उनकी स्टडी करी. वहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ पर डबल स्टैंडर्ड हेलिसिस को ही एक्सट्रैक्ट कराया. ऐसा नहीं कि उन्होंने सिंगल स्टैंडर्ड हेलिसिस में सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. वहाँ पर जो डीएनए मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट करेंगे वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा.
ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर में आपको डीएनए मिलेगा और उनका हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि उन डीएनए की डेंसिटी क्या है, ठीक है। डेंसिटी किसके बेसिस पे पता चलेगी कि वेदर देयर इज 14N नाइट्रोजन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द डीएनए और द 15N नाइट्रोजन, ठीक है। 14N का इनकॉर्पोरेशन डीएनए में हुआ है या 15N का। ऑफ कोर्स अगर 15N का इनकॉर्पोरेशन डीएनए में हुआ है दैट मीन्स डीएनए का जो बैंड मिलेगा वो हैवी होगा, हैवियर डीएनए होगा, तो उसकी डेंसिटी भी हाई होगी। और अगर 14N आया है तो उसकी डेंसिटी लो होगी। सो इस बेसिस पे वो डीएनए को सेपरेट करेंगे, डीएनए की स्टडी करेंगे। अगर हम ई कोलाई का डिवाइडिंग टाइम देखें तो ई कोलाई का डिवाइडिंग टाइम अराउंड 20 मिनट्स का होता है। ई कोलाई डिविजन टाइम इज अराउंड 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के अंदर ई कोलाई डिवाइड कर सकता है, अपनी ही जैसी कॉपीज फॉर्म कर सकता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कर सकता है। सो उन्होंने डिफरेंट टाइम इंटरवल, फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स, आफ्टर 40 मिनट्स, आफ्टर 80 मिनट्स उन्होंने डीएनए का एक्सट्रैक्शन कराया और उन्होंने सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में उन्हें सेपरेट कराया और उनकी स्टडी करी कि वेदर डीएनए इज रेप्लिकेटेड कंजर्वेटिवली और दी सेमी कंजर्वेटिवली। सो इसके लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो यहाँ पे शो किया हुआ है। स्टार्टिंग के अंदर नंबर ऑफ जनरेशन उन्होंने 15N में ही ग्रो करी। उसके बाद उन्होंने इन बैक्टीरियाज को 14N मीडियम में ट्रांसफर कराया। यहाँ पर जो रेड से डीएनए शो हुआ है ये हैवी डीएनए है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर N15 लेबल नाइट्रोजन डीएनए में इनकॉर्पोरेट हुआ है, राइट। सो अब इस डीएनए को जब आप 14N नाइट्रोजन या अमोनियम क्लोराइड मीडियम में ग्रो कराओगे तो अब जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड के अंदर N14 नाइट्रोजन जाएगा, ठीक है। N14 नाइट्रोजन ग्रीन वाला स्ट्रैंड जो है इसके अंदर ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है और इसमें 14N नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सो ये दोनों ही स्ट्रैंड की जो डेंसिटी होगी वो अब इंटरमीडिएट डेंसिटी होगी। ये एक हाइब्रिड डीएनए फॉर्म हुआ है जिसमें 15N भी है और 14N भी है। आफ्टर 40 मिनट्स जब हमने ये सेल एक्सट्रैक्ट करी, इनका डीएनए की स्टडी करी, डीएनए एक्सट्रैक्शन किया, तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 डीएनए जो थे वो तो लाइटर डीएनए थे। दैट मीन्स यहाँ पर this green one, this is the lighter one and this is also lighter one. That means 14N nitrogen is present in the newly synthesized strand, daughter strand as well as parental strand, both having the 14N nitrogen. These are the lighter strand, but 2 strands, this and this, red one and the green one, here also red and green strand. That means this is the hybrid one. Both of these 2 duplexes are hybrid DNA molecule. That means here is 14N nitrogen and 15N nitrogen. दोनों ही स्ट्रैंड यहाँ पर मिल रहे हैं। इक्वल अमाउंट आपको हाइब्रिड डीएनए और लाइटर डीएनए का मिलेगा। अगर हम इनके बैंड्स देखें तो 15N नाइट्रोजन के अंदर यहाँ पर एक डीएनए मॉलिक्यूल मिल रहा है आपको, एक ही बैंड मिलेगा आपको जो कि हैवी डीएनए का होगा, राइट। यहाँ पे कोई लाइटर बैंड या कोई इंटरमीडिएट बैंड नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही डुप्लेक्स है जो कि 15N नाइट्रोजन लेबल्ड है। नेक्स्ट अगर 20 मिनट्स के बाद जब बैक्टीरिया को आपने 14N मीडियम में ग्रो कराया था वहाँ पर आपको एक हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है। सो हाइब्रिड की वजह से आपको एक सिंगल बैंड मिल रहा है जिसकी डेंसिटी उस 15N जो नॉर्मल मॉलिक्यूल था, 15N वाला नाइट्रोजन जहाँ पर था उससे स्लाइटली लाइटर होगा। दैट मीन्स इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला आपको डीएनए बैंड मिलेगा। जब आपने 40 मिनट्स के बाद रिकवर किया तो यहाँ पर आपको 2 बैंड्स मिलेंगे। वाई 2 बैंड्स? बिकॉज यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स जो थे वो लाइटर थे, राइट। जिसमें 14N लेबल डीएनए प्रेजेंट था वहाँ पर 2 लाइटर मॉलिक्यूल्स मिले थे। वेयर एज this maroon band or the red one band, this band is due to the hybrid DNA molecule, right। ये hybrid DNA molecule के बैंड है जहाँ पर आपके पास 15N भी है और 14N भी है, दोनों DNA molecule प्रेजेंट है। सो यहाँ पर आपको 2 बैंड मिलेंगे। दैट मीन्स जो DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में हो रहा है। मीन्स
एक स्ट्रैंड आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। जिस भी मीडियम में ग्रो कर रहे हो आप, उसी का ही नाइट्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो ये डीएनए एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, राइट। ऐसा नहीं है कि सारे एक्सपेरिमेंट इकोलाई पे ही किए थे या मिजल्सन एंड स्टॉल ने ही किए थे, और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज आफ्टर 80 मिनट्स क्या होगा। हमने 20 मिनट्स की स्टडी करी, 40 मिनट्स की स्टडी करी, बट आफ्टर 80 मिनट्स क्या प्रोपोर्शन होगा लाइट डीएनए डुप्लेक्स का और हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल का, क्या रेशो होगा, क्या प्रोपोर्शन होगा। सो क्या प्रोपोर्शन होगा, ये ग्रीन बैंड है, ठीक है, ये ग्रीन स्ट्रैंड जो है ये नॉर्मल डीएनए है, 49 लेबल डीएनए है। अब इससे जो दो मॉलिक्यूल डीएनए के रेप्लिकेट हो गए, जब भी ये रेप्लिकेशन करेगा तो आपको जो दोनों ही डीएनए मॉलिक्यूल हैं वो कैसे मिलेंगे, लाइटर मिलेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर तो 59 है ही नहीं, तो लाइटर डीएनए मॉलिक्यूल मिलेंगे दोनों, और यहाँ से भी आपको दोनों लाइटर डीएनए मॉलिक्यूल मिलेंगे। बट यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक लाइटर डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा और एक हाइब्रिड मिलेगा, राइट, यहाँ से भी एक हाइब्रिड मिलेगा और एक लाइटर डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा। ऐसे ही अगर आप 80 से आगे भी जनरेशन आप लेते जाओगे तो उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के प्रोपोर्शन में जो लाइटर और हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल आपको मिलता रहेगा। और साइंटिस्ट थे मिजल्सन एंड स्टॉन के अलावा टेलर एंड हिज कलीग्स, उन्होंने भी 1958 के अंदर हेवी आइसोटॉप का यूज नहीं किया। उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लिया, थाइमिडिन का, राइट, रेडियो एक्टिव थाइमिडिन का आइसोटॉप लिया और इस आइसोटॉप को इनकॉर्पोरेट करवाया, इस आइसोटॉप की प्रेजेंस में डीएनए का रेप्लिकेशन कराया। तो अब यहाँ पर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के अंदर ये रेडियो एक्टिव थाइमिडिन जाएगा। दैट मीन्स ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था वो किया था विसिया फेबा में, राइट, कॉमन नेम इज फैबा बीन्स। सो इस एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने सिमिलर रिजल्ट्स देखे। सिमिलर रिजल्ट्स कौन से, कि डीएनए इज रेप्लिकेटेड सेमी कंजर्वेटिवली, यहाँ पर भी उन्हें सेम ही रिजल्ट मिले थे। ऑल राइट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।